नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत में हम ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाते हैं जिसका राजनीति में हो या नौकरशाही में हो, किसी भी क्षेत्र में, जिसने अपने आप को आज जिस सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं उसके लिए कड़ा संघर्ष किया है, परिश्रम की है, और वही परिश्रम के बाद आज लोगों के बीच में जाना पहचाना नाम बन जाता है। हम ऐसे ही ग्वालियर चंबल के एक शख्सियत जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो सदन में जिनकी आवाज़ गूंजा करती थी तो ये लगता था कि हाँ, कोई व्यक्तित्व बोल रहा है, चंबल का शेर दहाड़ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज हम चर्चा करेंगे। चौधरी राकेश सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, ये जो हमारा कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो ये है कि इसमें इसके माध्यम से हम आपकी संघर्ष यात्रा और आप राजनीति में कितने संतुष्ट हैं, बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारे आपके राजनीतिक यात्रा में बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी आए होंगे और आपको लगा होगा कि यहाँ हमने कुछ अच्छा किया, यहाँ हमने कुछ गलत किया। अगर ऐसे जो परिस्थिति बनी है, उन परिस्थितियों के बीच में आपकी जो मूलतः आप जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा कब शुरू हुई थी और सने सने आगे बढ़ते हुए आप मध्य प्रदेश लेवल पर आज एक पहचान बन चुके हैं, एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत बन चुके हैं। सफर जिंदगी का आपका कैसे शुरू हुआ था? मैं चौधरी राकेश सिंह सबसे पहले तो साधना न्यूज चैनल्स और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करता हूं और दर्शकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि साधना न्यूज के माध्यम से मेरे बारे में जानकारी लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचे। डॉक्टर उपाध्याय जी का बड़ा वाजिब प्रश्न है और व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये उसका महत्वपूर्ण है। ओरिजिन कहाँ से है उसका। मेरे फादर हुआ करते थे चौधरी दिलीप सिंह चतुर्वेदी, जो मूल रूप से इटावा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उनका ननिहाल भिंड मध्य प्रदेश में था। मेरे फादर सोशलिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के 1956 में वो विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उनका जो एनुअल फंक्शन हुआ उसमें उस समय के समाजवादी नेता बिहार के आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी को उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी इलाहाबाद में पढ़ते थे और बकौल उनके और उनके दोस्तों के अनुसार बताए हुए वो अक्सर जब लखनऊ आते थे तो सुभाष छात्रावास में, जहां फादर का कमरा था 51 नंबर, वहीं आके चंद्रशेखर जी रुका करते थे। और पहला आज़ादी के बाद जो सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, डॉक्टर साहब, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया में, मे भी मई जून 1956 को, और उसमें फादर ने, हमारे चौधरी दिलीप सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान की तरफ से। और उनके ग्रुप लीडर हुआ करते थे उस समय के लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, समाजवादी विचारक आदरणीय प्राणशंवर वाल जी। तो हम लोग, फादर का चूंकि ननिहाल भिंड में था, फादर ने वकालत की और भिंड में जनपद अध्यक्ष रहे 2 बार, और भिंड में ही वो विधायक बने 1980 में भारतीय जनता पार्टी से। तो राजनीतिक रूप से सोशलिस्ट विचारधारा ये हम लोगों को पैदाइशी मिली। हम लोग शुरुआती दौर में वहां से निकले। लोगों का सेवा भाव, लोगों की सेवा करना। हमारे फादर के जमाने में घर पे करीब 100 चारपाइयां रहती थी, बिस्तर रहते थे और उनके खाने का इंतजाम रहता था। तो गांव के दूर दराज के लोग जब आते थे, नदी के पुल नहीं बने थे, तो उस समय सब लोग ज्यादातर फादर के पास ही रुकते थे। और पिताजी बहुत साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, तो वो सबका इंतजाम करते थे। इससे उनकी लोकप्रियता, उनकी व्यवहारिकता बहुत बढ़ी, जिसका मैंने भी आचरण देखा। तो कमोबेश वो आने की शुरुआत मुझ में जब हुई, तब डॉक्टर साहब मेरी उम्र थी 18 वर्ष। मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हो गया था भिंड में। 1978 में इंदिरा गांधी जी जब जेल गई थी शाह कमीशन के बाद, फिर एक दिन के लिए मैं उस आंदोलन में गया, जेल में रहा दिन भर। और उसके बाद NSUI के अध्यक्ष थे प्रदेश के राजेंद्र मिश्रा जी, रीवा वाले, जो बाद में विधायक बने 1980 में। वो भिंड गए तो उन्होंने मुझे NSUI का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। मेरी उम्र बहुत कम थी। और फिर पहली बार मैं भोपाल आया अपने जीवन में 79 में। NSUI का एक प्रदर्शन था, तो मिश्रा जी ने यहाँ बुलाया। तो उस समय आदरणीय अर्जुन सिंह जी आने वाले थे, वो CLP लीडर थे, लेकिन शिवभान सिंह सोलंकी जी वहाँ आए और हम लोग MLA रेस्ट हाउस से फिर ज्ञापन देने गए। मेरे जीवन की राजनीतिक शुरुआत वहाँ से हुई।
धीरे धीरे सने सने मैं बीए सेकेंड ईयर तक भिंड में ही पढ़ता रहा। उसके बाद बीए फाइनल में मुझे मौका मिला भोपाल यूनिवर्सिटी में आने का और हमीदिया कॉलेज और एमईएम कॉलेज में पढ़ने का। तो वहां से हमारे व्यक्तित्व में और निखार आया। चूंकि मैं बहुत छोटी जगह में था, भिंड में, तो एक देहाती कहावत है कि मैं कुएं के मेढक के रूप में था। लेकिन जब मैंने बाहर आके संसार देखा, भोपाल में जब मैंने कॉलेजेस देखे, बच्चों की होशियारी देखी, तब मुझे ये लगा कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ मुझे बहुत अच्छे दोस्तों का साथ मिला। आज वो दोस्त भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। मुझे गुरुओं का मार्गदर्शन मिला और उन लोगों ने मेरे जीवन को और निखारा। एलएलबी करने के बाद लखनऊ भोपाल विश्वविद्यालय से फिर मैं वापस भिंड चला गया 85 में मैंने 6 में फादर के साथ वकालत शुरू की। फादर चूंकि बहुत बड़े लॉयर थे, तो धीरे धीरे मैंने उनके साथ प्रैक्टिस शुरू की। 87 में फादर ने मुझे पहली बार एक मार्केटिंग सोसाइटी का चुनाव लड़ाया और मैं हाईएस्ट वोटों से मार्केटिंग सोसाइटी का डायरेक्टर बन गया। 87 में ही मेरी मैरिज हो गई धौलपुर में। तो उसके बाद फिर सक्रिय वकालत में और सक्रिय राजनीति में भी मैं एक्टिव रहने लगा। लेकिन चूंकि विचारधारा मेरी कांग्रेस की थी, मैं पूरे स्टूडेंट लाइफ में भोपाल में कांग्रेस में रहा, युवक कांग्रेस का महामंत्री रहा 85 में भिंड में। तो धीरे धीरे वो दौर ऐसा आया, पंडित श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल हमारे रिश्तेदार थे। तो 1990 में जब ये चुनाव आया तो फादर ने बीजेपी से टिकट मांगी, तो उनको टिकट मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने लास्ट द 11th आवर श्यामाचरण जी से दिल्ली में ही वही बात की और श्यामाचरण जी ने कहा कि चौधरी साहब आप रहने दीजिए, मैं राकेश को चुनाव लड़ाऊंगा कांग्रेस से। वहां से मेरी शुरुआत हो गई। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब मुझे टिकट हुई, उसके बाद फादर को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटलाइज रहे जीबी पंत में और 9 फरवरी 1990 को उनका देहांत हो गया। मेरा चुनाव था, बहुत कम मेरी उम्र थी, 27 वर्ष। लेकिन उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन लोगों ने मुझे वो चुनाव बहुत संघर्ष के बाद मुझे जिताया। वहां से राजनीतिक यात्रा, विधायकी यात्रा शुरू हुई। जब मैं 1990 में आया तो जिस बेंच में, जिस विरोध के बेंचेस में मैं बैठता था, उसमें मध्य प्रदेश के बहुत दिग्गज राजनेता थे। हम करीब 52 लोग थे पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ उस समय बना नहीं था। तो पहले सीट पे बैठते थे आदरणीय श्यामाचरण जी शुक्ल, लीडर ऑफ अपोजिशन। उनके लेफ्ट साइड से बैठते थे श्री श्रीनिवास तिवारी जी, उपाध्यक्ष बने थे उस समय विधानसभा के। उनके साइड से ही बैठते थे आदरणीय अर्जुन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री। उनके साइड से ही बैठते थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल बोरा जी। और बोरा जी के किनारे से बैठते थे आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, विधि मंत्री। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के बीच में, और सामने ट्रेजरी बेंच में डॉक्टर साहब, एक तरफ मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जैसा चातुर्य व्यक्ति, वाक्पटुता का धनी, उनके बगल से बैठते थे आदरणीय कैलाश जोशी जी, विक्रम वर्मा जी, हिम्मत कोठारी जी, बाबूलाल गौर साहब। तो मैं थोड़ा सा, मुझे झिझक रहती थी कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे बोलूं। एक दिन अशोक चतुर्वेदी जी वहां लाइब्रेरियन थे, वो फादर के परिचित थे। तो अशोक चतुर्वेदी जी ने ये मुझसे बोला कि चौधरी साहब बहुत अच्छा बोलते थे, राकेश जी आप तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। तो मैंने कहा साहब मुझे ये भय लगता है कि इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और मैं अगर कुछ ऐसा शब्द बोल गया तो मैं हंसी का पात्र हो जाऊंगा। उस समय उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि नहीं, आप पहले विषय को पढ़ के आइए, तैयारी करके आइए और निर्भीक होकर आप हाउस में बोलिए। और आप ये समझिए कि आप जो तैयारी करके आए हैं उससे ज्यादा इन लोगों को जानकारी नहीं है जो हाउस में बैठे हुए हैं। तो आप जब ये विचार करके बोलेंगे तो आप निर्भीक होकर और सही बात बोलेंगे। ईश्वर का दिया हुआ, मां सरस्वती की कृपा ऐसी रही सने सने, और पैतृक रूप से जो गुण था वो उभर के आया और मैं धीरे धीरे पहली बार की विधायकी में ही बहुत अच्छा मैंने बोलना शुरू किया। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं चूंकि वकालत करके आया था तो ध्यानाकर्षण वगैरह मैं पहले ही लगा देता था। आदरणीय स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी को एक बार विधायक दल की बैठक में श्यामाचरण जी से ये कहना पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यानाकर्षण शुक्ला जी मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मेरा नाम लिया होगा उनसे। तो शुक्ला जी ने मुझसे कहा कि राकेश तुम लॉ एंड ऑर्डर पे
ध्यानाकर्षण मत लगाया करो, और लगाया करो तो पहला नाम बोरा जी का उस पर लिखा करो। मैंने कहा ठीक है सर। वो एक शॉर्ट पीरियड था 2.5 साल का, जिसमें मुझे सब कुछ समझने का मौका मिला, और उसके बाद फिर यात्रा चलती गई। धीरे धीरे मैं एक चुनाव हारा 1993 का। चूंकि 90 में जब मैं चुनाव लड़ा तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई। जनता दल से थे डॉक्टर रामलखन सिंह जी, तो उन्होंने मुझसे 1300 वोट से पीछे रहे थे। 1993 में उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई, पटवा जी ने उनको। उसमें कुछ कांग्रेस के भी हमारे उस समय के नेता रहे थे कि राकेश को कौन हरा सकता है, तो मुझे उन्होंने करीब 5000 वोट से चुनाव हराया। इत्तेफाक ये हुआ कि 96 में रामलखन सिंह जी को सांसद की बीजेपी से टिकट मिली, और वो सांसद निर्वाचित होकर निकल गए। 96 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बाई इलेक्शन में मुझे फोन किया कि आपको राकेश चुनाव लड़ना। चूंकि उस समय ये रिपोर्टिंग थी कि बाई इलेक्शन राकेश चौधरी भिंड से निकाल सकते हैं। मुझे ये भाव आया कि मैं 2.5 साल पहले लड़ लिया और फिर 2.5 साल के लिए बाई इलेक्शन लड़ूं, तो मेरे मन में थोड़ा ये रहा मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, फिर शॉर्ट टाइम के लिए विधानसभा जाऊंगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मुझे मैन इलेक्शन लड़ाना, मुझे बाई इलेक्शन मत लड़ाइए। उन्होंने श्यामाचरण जी से कहा, चूंकि श्यामाचरण जी एमएलए थे। श्यामाचरण जी ने मुझे फोन किया कि राकेश चुनाव सत्ता पक्ष का होता है, सरकार लड़ती है, बोले आप यस कर दो, चुनाव दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। तो मैंने उनको हाँ कर दिया। उस समय तक स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने विकास पार्टी बना ली थी, और आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने तिवारी कांग्रेस में चले गए थे। आदरणीय रमाशंकर सिंह जी हमारे भिंड के ही निवासी थे, और हमारे पारिवारिक ताल्लुकात भी उनके फादर से हमारे फादर के भी रहे, वो फादर के साथ एमएलए भी रहे रमाशंकर सिंह जी। तो मैं उन्हें बड़े भाई की तरह मानता था। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब कहीं आप चुनाव का मन तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने मना किया कि राकेश नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा और तुम कोशिश कर लो। तो मैंने ये कोशिश करके टिकट ले ली। अचानक ही विकास पार्टी से आदरणीय रमाशंकर सिंह जी कैंडिडेट बन के आ गए, चूंकि बहुत बड़ी शख्सियत थे। 77 में एमएलए इलेक्ट हुए, राज्य मंत्री रहे। तो एक बार मुझे बस स्टैंड पे मिल गए, तो उन्होंने कहा, मैं गया तो मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा भाई साहब आपने मुझसे मना कर दिया था, वो आप अगर ये कहते कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं मना कर देता। अरे बोले राकेश वो सिंधिया जी नहीं माने, मुझे चुनाव लड़ा दिया। आप देखिए जीवन का वो पल था मेरा, इतना बड़ा संघर्ष जिसमें श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ा रहे, कैंडिडेट भी रमाशंकर सिंह जी जैसा, और तिवारी कांग्रेस के आदरणीय अर्जुन सिंह जी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी जनता पे, अपने पिताजी के व्यवहार पे बहुत फक्र रहा। डॉक्टर साहब जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक दिन प्रचार में गए 12-15 दिन पहले, तो दिन भर उन्होंने कहा राकेश मेरा दिन भर उपयोग करो और रात को मुझे जीटी पकड़वा देना 11:30 बजे ग्वालियर। हमने उनकी 20 सभाएं करवाई, और 20 सभाओं में डॉक्टर साहब लोगों ने ये कहा जब वो देहात में जाएं, चूंकि हमारा क्षेत्र जो है राजपूत बाहुल क्षेत्र है, तो जब वो जाएं तो लोग, जब डॉक्टर वो कहें दिग्विजय सिंह जी, तो लोग कहें कि साहब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो राकेश चौधरी को जानता हूं, मैं तो दिलीप सिंह जी के लड़के को जानता हूं, मैं उनकी मदद करूंगा। जब रात को आए हम, तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राकेश, मैंने कहा सर आपको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी महाराज माधवराव सिंधिया जी भी आएंगे, अर्जुन सिंह जी भी आएंगे, और रमाशंकर सिंह जी जैसा व्यक्ति है सामने, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक दिन और देना पड़ेगा। तो उस समय के दिग्विजय सिंह जी के शब्द बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा राकेश मेरा जीवन का अनुभव है, वो बोले तुम्हारा जो जनता में है इसमें अब कोई भी चला है, बोले तुम्हें कोई चुनाव नहीं हरा सकता। लेकिन हमने कहा सर फिर भी आप ध्यान रखना कि आपको एक बार। और डॉक्टर साहब उस चुनाव में 3 दिन तक आदरणीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी आए, अपनी विकास पार्टी के प्रचार में भिंड में गली गली घूमे। एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए आदरणीय अर्जुन सिंह जी आए, उन्होंने समर्थन किया रमाशंकर सिंह जी का, और रमाशंकर सिंह जी के चुनाव में मैं 5000 वोट से चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही, और तीसरे नंबर पर आदरणीय रमाशंकर सिंह जी रहे, जो मुझसे वोटों में शायद 10 या 9000 वोट से पीछे थे। और भारतीय जनता पार्टी की फिर जमानत जब्त हुई। तो जीवन का ये क्रम हुआ। वहां से मेरी वाकपटुता में निखार आया 1997 के बाद।
मंत्री भी उसी दौरान बनाया आपको? मंत्री मुझे उस समय नहीं बनाया डॉक्टर साहब। बाद मंत्री मुझे बनाया जब मैं 1998 में इलेक्ट होके आया, थर्ड टाइम जब आया। थर्ड टाइम जब आया तब चूंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत भरोसा करते थे, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन पर बुलवाते थे। मैं फाइनेंस में बहुत बढ़िया बोलने लगा था और स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाता था तो मैं डिफेंड बढ़िया करने लगा था और दिग्विजय सिंह जी के मैं नजदीक पहुंच गया अपने मेहनत से, अपने सारे काम से, और उन्होंने मुझे स्नेह भी उस समय बहुत दिया। लेकिन राजनीतिक मजबूरी रहती है उस समय, फिर से माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए थे, अर्जुन सिंह जी भी आ गए थे, तो मुझे मंत्री नहीं बना पाते थे। और हमारे जो पत्रकार मित्र हैं या जो परफॉर्मेंस देखते हैं वो कई बार कहते थे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से, ऐसा मुझे सुनने में आता था कि आप इनको नहीं बनाते, लेकिन पीठ पीछा है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जब छत्तीसगढ़ अलहदा हो गया और शुक्ल बंधु चले गए हमारे रिश्तेदार, तब फिर दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मंत्री बनाने का निर्णय किया। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा दादा भाई मैं सिंधिया जी को प्रणाम कर रहा हूं क्या, मैं निजी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, बोले कोई नहीं। इतना कॉन्फिडेंस उनको था और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आवास पर्यावरण दिया। तो मैंने कहा साहब ये बड़ा रिस्की विभाग है, इस पे आदरणीय प्यारेलाल कंवर, आदरणीय BR यादव और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अपने इंद्रजीत पटेल साहब, इन पे भी नोटिस आ गया था एक विषय में। तो मैंने कहा आपने मुझे कांटों का ताज दे दिया है बिल्कुल। बोले राकेश ये मैं तो तुम्हें हेल्थ देना चाहता था, लेकिन श्रीनिवास तिवारी जी ये चाहते थे कि तुम्हें आवास पर्यावरण दिया जाए। उसी समय उन्होंने ये कहा, फिर मुझे रीवा का प्रभारी बना दिया। तो मैंने पूरे तरीके से शिद्दत के साथ हर विषय पर, मैं वो व्यक्ति था डॉक्टर साहब जिसने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। मैं एक क्विज कार्यक्रम देख रहा था MP भवन में दिल्ली में, तो वहां बच्चों के क्विज कार्यक्रम में उसने एंकर ने पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 की क्रांतिवीर लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। तो जवाब में किसी बच्चे ने 3 टीमें बैठी थी, उसमें एक ने भी ये जवाब नहीं दिया कि ग्वालियर में। तो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि देखिए कि इतनी बड़ी शहादत 1957 की लक्ष्मीबाई जी और उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है, लोगों को मालूम नहीं। तो मैंने उसी समय संकल्प किया और मैंने अशासकीय संकल्प विधानसभा में लेके आया और मैंने उसको एक राय होकर पारित करवाया। लेकिन आप देखिए रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि जब मैं वो अशासकीय संकल्प लाया तो मेरे पक्ष में और विपक्ष में बोलने के लिए कोई सदस्य तैयार नहीं हुआ। इसलिए तैयार नहीं हुआ कि आदरणीय सिंधिया जी के लोग थे, माधवराव सिंधिया जी के, तो वो नहीं बोल सकते थे। कांग्रेस के व्यक्ति इसलिए डर रहे थे और उधर बीजेपी में इसलिए डर रहे थे क्योंकि विजयराजे सिंधिया साहब जिंदा थी, कोई नहीं बोल सकता था। तो मैंने आदरणीय भाई राम लखन शर्मा जी कम्युनिस्ट वाले जो रीवा के थे, सिरमौर के विधायक, उनसे मैंने अनुरोध किया, चूंकि वो मेरे 1990 के साथी थे। मैंने कहा आप इसमें, अरे बोले राकेश मैं जरूर बोलूंगा। तो मैंने उनको रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया। मैंने कहा चूंकि रिकॉर्ड में ये आ जाए इसलिए आप इसमें, तो बहरहाल वो विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति से पारित हो गया वो। और उसमें ये निर्णय हुआ कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, केंद्र सरकार को लिखा जाए और 20 लाख रुपए उस समय फंडिंग दी गई और एडजॉर्निंग जो लक्ष्मीबाई कॉलोनी की जगह है पार्क, वो उससे जोड़ा जाए ताकि वहां एरिया बढ़ जाए। ये काम किया मैंने। एक अशासकीय संकल्प ऐसा है कि ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ कांस्टेबल अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता। अपने यहाँ ये हालत थी कि ASI भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहता था। तो डॉक्टर साहब मुझे एक चुनाव में बड़ा अजीब लगा कि लोकल का ही आदमी था और वो नौकरी वहां ड्यूटी कर रहा और इफेक्ट कर रहा वोटर्स को। तो लोगों ने शिकायत की। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम हमारे भी मित्र रहे हो, काहे के लिए विरोध कर रहे हो। तो उनसे कहा नहीं भाई साहब नहीं कर रहे। एक नए वहां IPS थे मिस्टर राजेश चावला। चुनाव जीतने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसे ASI को दूसरी जगह भेज दो। वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा अब तो विधायक हो गए, कानून बनता है, विधायिका बनती है वहां। और मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ करिए मैंने आपसे गलत विषय कर दिया। आप तो सिर्फ कार्यपालिका हैं
आपको तो जो हम बनाएंगे उसका पालन करना है। तो मैंने उनसे फिर मैं अशासकीय संकल्प लाया। मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से पूछ लिया था। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि हाँ, मैंने उनको बताया तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरीके का नियम है। ये नंद कुमार पटेल उस समय मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने मुझसे बात नहीं की। गृह मंत्री हुआ करते थे। कौल साहब प्रमुख सचिव थे, उन्होंने भी बात नहीं की। ये विषय चलता गया और अचानक ज्यादातर ये होता है कि अशासकीय संकल्प सत्ता पक्ष का अगर सदस्य लाएगा, आपने तो देखा है, तो वो सामान्य तौर से वापस हो जाता है। लेकिन मैं चूंकि बात करके लाया था आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से, दिग्विजय सिंह जी आउट ऑफ स्टेशन थे। तो फिर मुझे वीरेंद्र दादा तिवारी जी जो हमारे विधायक दल के सचेतक थे, सचिव थे, उन्होंने मुझे बुलाया। ये गए नंद कुमार पटेल जी उनके पास, तो उन्होंने कहा राकेश ये कह रहे बहुत पैसे लगेंगे, ट्रांसफर होगा इतना वगैरह ये। तो मैंने कहा आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लें। उन्होंने फोन लगाया, बहुत देर में फोन लगा, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा राकेश इनको ये दिक्कत है, क्या कर सकते हैं अपन। तो हमने कहा सर इसमें एक फॉर्मूला अगर आप आज्ञा दें तो ये हो सकता है कि एएसआई स्तर के लोग तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे, इनकी अपॉइंटमेंट कभी भी वहां नहीं होगी, पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में, और हेड कांस्टेबल अपने एसडीओपी क्षेत्र से बाहर रहेगा और कांस्टेबल अपने थाना क्षेत्र से बाहर रहेगा। आप देखिए डॉक्टर साहब, जो कानून एक व्यक्ति बनाता है, मतलब एक सरकार बनाती है, और वो कानून जो है एक अशासकीय संकल्प वाले व्यक्ति ने पारित करवाया और गृह विभाग को उस पर कानून बनाना पड़ा और वो लागू हुआ। आज उसका पूरे प्रदेश में उसी का कारण है कि ये स्थानीय समस्या खत्म हुई। जो दूसरा चौधरी साहब, एक और चूंकि आपने जो अपनी यात्रा सफर जिंदगी का जो बताया, हमारे दर्शक चूंकि देख के इससे बहुत कुछ सबक ले सकते हैं कि एक छोटे से जमीन से निकल के और बाहर आकर प्रदेश स्तर पर आपकी वाक्पटुता का कोई जवाब नहीं, सदन में आपके अध्ययन के साथ बोलने का कोई जवाब नहीं है। आप सत्ता में थे तब और विपक्ष में रहे तब भी जब बोलते हैं तो सत्ताधारी दल भी चुप हो जाता है, आपको गंभीरता से सुनता है। आपको लगता है कि तब की जब आप राजनीति, जो आपने संस्मरण बताए, चाहे स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी हों, स्वर्गीय विद्याचरण जी हों, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी हों या माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, ये सब लोग की राजनीति में तब और अब में कितना अंतर आया है? आपको लगता है कि अब पतन हुआ है राजनीति में? मैं आपके ही एक मित्र मुकेश नायक जी से बात कर रहा था, उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ही मुझसे ये कहा कि राजनीति में नैतिकता नाम की चीज खत्म होती चली जा रही है। आज सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ के लिए सेवा खत्म होती चली जा रही है। क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, ये दोनों विषय अब वर्तमान में ये सारगर्भित नहीं रहे, नैतिकता और राजनीति। अब ये एक दूसरे के पूरक नहीं रहे, अब ये दूसरे से अलग अलग चरित्र है। इसलिए वर्तमान में ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में नैतिकता का कोई अब स्थान है। जहां तक बात है कि नए लोग जो राजनीति में हैं, वो उनके साथ क्या समस्या है डॉक्टर साहब, कि वो जो चुन के आते हैं तो अपनी योग्यता से वो जो एक सीनियरिटी का जो लिहाज रहता था, जैसे मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जब मैं हाउस में बोलता हूँ या बोलता था, जब जूनियर भी था बहुत, तो अगर मान लीजिए कभी विक्रम वर्मा जी उठ गए, उन्होंने इंटरप्ट किया, या बाबूलाल गौर साहब ने किया, या अहमद कोठारी ने किया, या किसी भी सदस्य ने कर दिया, तो मैं तुरंत बैठ जाता था, तुरंत बैठ जाता था। और हाँ, मैं कभी भी सीधे सीधे कोई बात नहीं करता था, हमेशा अध्यक्ष को संबोधित करके बात करता था। वर्तमान समय में इस चीज का अभाव हो रहा है, क्योंकि हमें जनप्रतिनिधि चुनने के बाद, विधायक चुनने के बाद हमें संसदीय परंपराओं का अनुसरण भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरागत पीढ़ियों से ट्रांसफर हुई चीज है, ये कोई नए उसमें पैदा नहीं हुई है। मुझे तो दिग्विजय सिंह जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि विधायक का काम होता है विधानसभा में विधेयक पे बात करना, डिबेट देना, वहां अपना पक्ष रखना, उसका फाइनेंशियल व्यवस्था से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि विधायक निधि बन गई, सांसद निधि बन गई, और ये एक विधायक के जो कर्तव्य थे उनसे मैं समझता हूं इतर हटके ये इन्फ्लुएंस हो गया कि अब वो विधायक निधि बांटने लगा, अब वो जनसंपर्क राशि बांटने लगा, जबकि विधायक अनुशंसा वाला व्यक्ति है, अनुशंसा वाला पद है, और उसके तो डायरेक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
उसके तो डायरेक्शन से काम चलेंगे, वो लिख के देगा और सरकार उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मैं मानता हूं कि इसमें गिरावट आई है। एक चीज और चौधरी साहब, चूंकि आपका लंबा समय रहा, आप जब पहली बार विधायक बने थे और आज की स्थिति में आपको लगता है कि राजनीति में कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं, कांग्रेस में कुछ ऐसे निर्णय हो गए जिसके कारण कांग्रेस को भारी खामियाजा उठाना पड़ा? आपका संघर्ष मैंने उन सालों में देखा है जब शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हुआ करती थी और आप उपनेता के रूप में विपक्ष में बैठा करते थे, और जिस तरीके से संघर्ष करने के बाद एक सरकार आई और सरकार उसके बाद किन्हीं कारणों से पतन हो गया सरकार का। इसमें कहीं ना कहीं पार्टी में बैठे, ऊपर बैठे नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाएं आहत हुई। देखिए, मैं पहले तो डॉक्टर साहब अपनी ही बात से शुरुआत करूं कि कितना भी व्यक्तित्व, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अंततः तो मनुष्य है और एक मनुष्य से, एक व्यक्ति से जीवन में कोई ना कोई गलतियां होती हैं। जैसे मैं निजी तौर पर लूं कि मुझसे गलती हुई, मैं भावावेश में आके मैंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, मैं लोगों के बहकावे में आ गया, लेकिन जब तक सुधार हुआ तब तक मेरा बहुत कुछ नुकसान हो चुका था, नदी से पानी बहुत बह चुका था। लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस संघर्ष के बाद सत्ता में आई, ये बात भी दो राय नहीं है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद सत्ता में कांग्रेस आई और नेताओं की मेहनत के बाद आई, और जनता में एक जिज्ञासा, जनता में एक मनः स्थिति थी कि हम शिवराज सिंह जी की सरकार को बदलना चाहते हैं। अंतर ये रहा कि वो मार्जिन जो रहा वो कम हो गया, कम रह गया, और उस मार्जिन का फायदा नेताओं ने भी उठाया। जो स्वतंत्र तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कार्य करना चाहिए था, मैं समझता हूं वो उतने खुलेपन से, उतने अच्छे भाव से वो कार्य नहीं कर पाए। उनके ऊपर दबाव हमेशा बना रहा, और वो दबाव की परिणति लोकतंत्र का, जो एक तरीके से ये कहा जाए कि बहुत कानून बने दल बदल विधेयक के, बहुत कानून राजीव गांधी जी ने बनाए, उसके बाद अमेंडमेंट भी हुए, लेकिन राजनेताओं से आपने कहा कि नीति और राजनीति, नैतिकता और नीति में दोनों में अंतर है। अब हम रास्ते निकालते हैं कि कैसे दल बदल हो सकता है। तो सरकार ने, और जो बाद में जिन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने रास्ता ये निकाला कि ठीक है, आप इस्तीफा दे दो, हम चुनाव करा देंगे, सरकार अपनी है और आपको हम एमएलए इलेक्ट करा लेंगे। ये एक, मैं समझता हूं, ये नाशूर है लोकतंत्र के लिए, और ऐसे करने वाले लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, कलंकित करते हैं। चौधरी साहब, चूंकि परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं, आज आप विपक्ष में हैं, आपको लगता है कि जो परिस्थिति बनी थी और जो आज के जो समीकरण हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर उस पर भरोसा करते हैं, जो नेतृत्व है, आज प्रदेश अध्यक्ष भी एक ही व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष भी एक ही व्यक्ति है, और सारे पदों पर एक ही व्यक्ति रहा, मुख्यमंत्री रहे तब भी वो रहे। कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, क्योंकि जितनी मेहनत इस समय जरूरत है उतनी मेहनत माननीय कमलनाथ जी नहीं कर पा रहे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और कांग्रेस में भी कई बार ये बात अमली जामा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी विषम हो जाती हैं कि हमें एक व्यक्ति के जुम्मे ही कई दिनों तक दो पद रखने पड़ते हैं, और ये सारे निर्णय नेतृत्व करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है। तो समय उसका माकूल जब आएगा, समय उचित आएगा, तो मैं समझता हूं ऐसे निर्णय हो जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता को कार्यक्रम देना, कार्यकर्ता को सक्रिय रखना संगठन की जिम्मेदारी है, जो हमें पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और आपको समझे, जाने और क्या प्रेरणा लें। राजनीति आज के ज़माने में एक बात आती है कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप जैसे लोग जब राजनीति में रहते हैं तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, अच्छे लोग भी राजनीति में हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कि किस तरीके से लोग राजनीति को जो समझते हैं कि गंदगी बहुत भरी पड़ी है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, आप जैसा व्यक्तित्व भी है? डॉक्टर साहब, प्लस प्रश्न आपका इतना सात्विक है, इतना बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब मैं दूंगा दर्शकों को तो ये लगेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं 3 पीढ़ियों से, पिता से, अपने बच्चों से, जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये जीवन में छू के नहीं गुजरे।
शुद्ध रूप से ब्राह्मण हूं और शुद्ध रूप से समाजवादी हूं, शुद्ध रूप से ईमानदार हूं। मेरे 4 बार के एमएलए-शिप में, 1 बार के मंत्री बनने में मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। रात दिन लोगों की सेवा करता हूं और ये मेरा कैरेक्टर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजनेता मेरे उसका अनुकरण करें, लेकिन पैसा मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं और व्यापार भी करता हूं, लेकिन एक अच्छा चरित्र निर्माण करने के लिए, एक अच्छी राजनीतिक जीवन जीने के लिए, एक अपने परिवार की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए आवश्यक यह है कि हम ईमानदारी से, सुचरित्रता से जीवन जिएं, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और एक और मैं इजाजत लेके एक आधे मिनट में बात कह दूं। जब टीचर ने कक्षा 8 में पढ़ाया तो उसने कहा कि जब समाज में जाओगे तो 20% लोग आपको खराब मिलेंगे, जुआरी, शराबी, गंदे काम करने वाले। 80% लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, जिनकी संगत आपको करना है। 80% लोगों की, उनके भाव समझना है। लेकिन 40 साल में ये अंतर आया डॉक्टर साहब उपाध्याय जी कि आज के युग में 80% खराब लोग मिलेंगे और 20% अच्छे लोग मिलेंगे। जब हम बहुसंख्यक थे 40 साल पहले, आज हम अल्पसंख्यक हैं। लेकिन मैं इस बारे में दम्भ भरता हूं कि हम 20% में रहना जीवन पसंद करेंगे, हम 80% में खराब लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। यही सभी दर्शकों से, साधना न्यूज के माध्यम से, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जैसे योग्य पत्रकार के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो शिद्दत के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और किसी गलत आदमी को देख के प्रभावित ना हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, जो राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में अब नेता मेवा खाने आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व भी हमारे साथ है जिसने पूरी जिंदगी 40 साल राजनीति में सिर्फ लोगों के लिए जिए हैं, लोगों के लिए काम किया है। हालांकि सच्चाई की राह पर चलने वालों के रोड़े बहुत आते हैं और वो रोड़े आपकी राह में भी बहुत सारे आए होंगे, जैसा कि आपके सफर जिंदगी का में हमने देखा है और आपके मुखारबिन से हमने सुना है। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ अपराधी, राजनीति में सिर्फ गलत व्यवसाय करने वाले, भ्रष्टाचारी इन्हीं का बोलबाला है, ऐसा नहीं है। राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमें परख करनी होगी। हमें देखना होगा कि यूं ही आदमी अपना स्थान नहीं बना लेता, उसके पीछे कड़ा संघर्ष, बहुत सारा त्याग, बहुत सारी तपस्या होती है। मैं बात कर रहा था पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी के साथ। साधना न्यूज के लिए बने रहिए साधना न्यूज पर। नमस्कार।